बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर एक और एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब रहे। तीनों फॉर्मेट्स में टीम पाकिस्तान के कप्तान शानदार कारकर्दगी की वजह से बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में ख़त्म होने वाली होम वनडे सीरीज़ में 276 रन के साथ 2 बैक टू बैक सेंचुरीज और एक निफ सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम को मार्च के महीने का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में भी एक गैर मामूली मैच बचाने वाली इनिंग्स खेली थी। चौथे इनिंग में 196 रन बनाए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी टेस्ट मैच में 2 निफ सेंचुरियाँ और एक सेंचुरी समेत 390 रन स्कोर किए। बाबर आजम के साथ प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और वेस्ट इंडीज़ के क्रेग ब्रेथवेट से मुकाबले था। 27 साल कप्तान 2 मरतबा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत की और इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगुली के साथ आईसीसी मीटिंग के दौरान मुलाकात करके उन्हें 4 मुल्की टूर्नामेंट कराने के बारे में आगाह करेंगे, क्योंकि इससे सभी को फ़ायदा होगा। गांगुली से बात भी करेंगे रिगार्डिंग 4 नेशंस। वो बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो फैंस को जो एक आप उनको दूर रख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट से, ये ज़्यादा सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कि फैंस के लिए हमें ये करना है और टॉप लेवल के ऊपर करना है। और इसका आइडिया यही है कि हर साल एक जो है इसको होस्ट करें इन 4 नेशंस में और इसके पैसे सारे क्रिकेट बोर्ड्स में बटें और उसके रूल्स रेगुलेशंस देखने के क्या है। बट मेरा इसमें नज़रिया यही है कि 4 नेशंस जैसे रग्बी होती है इस तरह की क्रिकेट का हमारा होना चाहिए विद अ सेपरेट CEO इसको रन करें और ये 15 दिन की विंडो हर साल में हम निकाल सकें, जिससे कि एक जो मतलब एक कंपटीशन अभी आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान की जो टिकटें बिकी हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब एक दिन में सब बिक गई हैं। सो ये इसमें मैं हमारी तरफ से कभी भी उस तरह की पॉलिटिक्स का माइंडसेट नहीं है जिस तरह से लोग तसव्वुर करते हैं कि जी मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को थ्राइव होना चाहिए और अगर एक फेलो क्रिकेटर बैठे हुए हैं BCCI को रन कर रहे हैं तो फ़ायदा यही होना चाहिए कि हमारा जो है हम दोनों अप्रोचेबल रहें और क्रिकेट के ऊपर बात करें। लेकिन 7 से 10 अप्रैल तक होने वाली आईसीसी मीटिंग में शरीक होने वाले रमीज़ हसन राजा की बात इजलास में किसी ने न सुनी, जिस पर PCB के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा ने आईसीसी के इजलास में 4 मुल्की टूर्नामेंट कराने की तजवीज़ दी थी। लेकिन आईसीसी मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनकी इस तजवीज़ को पजीराई नहीं मिली और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया गया। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सब ने रमीज़ हसन राजा की मुजव्वज़ा इवेंट की मुखालफत कर दी। रमीज़ हसन राजा ने 4 मुल्कों के दरमियान सालाना बुनियादों पर T20 टूर्नामेंट कराने की तजवीज़ दी थी, जिससे $750 मिलियन की आमदनी मुतवक्किल थी। इसमें पाकिस्तान के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शामिल होना था। आईसीसी के तहत होने वाले इवेंट से भारतीय टीम न्यूट्रल वेन्यूज़ पर पाकिस्तान का भी मुकाबला कर सकती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। एक बोर्ड मेंबर के मुताबिक आईसीसी फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर कमेटी इस तजवीज़ की मुखालफत में सामने आई, क्योंकि किसी भी बोर्ड मेंबर को 3 से ज़्यादा टीमों के इवेंट की इजाज़त नहीं है। इस 4 मुल्की इवेंट से आईसीसी के अपने टूर्नामेंट्स की कदर मुतासर होने का अंदेशा भी था। भारतीय बोर्ड ने अपने शेड्यूल की मसरूफियात की वजह से इस तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया, मगर दूसरी जानिब रमीज़ राजा ने अपने ट्वीट में कहा कि आईसीसी मीटिंग में 4 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से बहुत अच्छी बातचीत हुई। 4 मुल्की टूर्नामेंट के आइडिया को खुशामदीद कहा गया और इस पर बहस हुई। इस आइडिया को खेल में दिलचस्पी की प्रमोशन के हवाले से देखा गया। इस हवाले से मज़ीद मुंतज़र हैं और मज़ीद बात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में शाहिद खान आफरीदी ने लिखा कि शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का 23वां वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को मौजूदा माशी और सियासी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे।
साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों लंदन में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने मशवरा देते हुए कहा था कि क्रिकेट और सियासत में फ़र्क होता है, इसलिए उन्हें करीमाबाद भी जाना पड़ गया। NRO वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं बल्कि इदारों के हाथ में होना चाहिए। ये ना पढ़ रहा हो कि ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है सियासत, ठीक है। इतना डिफरेंट है कि उनको करीमाबाद भी आना पड़ गया और उन्हें वहाँ पे भी जाना पड़ गया। तो मेरे ख्याल में ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है सियासत। इसमें कोई मैं नहीं होता, इस चीज़ के अंदर मैं नहीं है। इसमें ये मुल्क सबका मुल्क है। इस मुल्क में अपोजिशन के अंदर भी अच्छे लोग हैं और हुकूमत के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो हर बंदा बुरा नहीं होता, सबको साथ मिल के ये सबका पाकिस्तान है, किसी एक का नहीं है। चलते तो हालात बेहतर ना होते? बहुत बेहतर होते, बिल्कुल होते। जो पकड़ दकड़ और नहीं, सबको साथ लेके चले हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डिसीजन लेने दें। इंस्टीट्यूट के हाथ में NRO होनी चाहिए, वज़ीर आज़म के हाथ में NRO नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट के हाथ में NRO होती है। गेम ऑफ क्रिकेट की मजीद बात करेंगे, लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर शामिल कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद हुसैन 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद हुसैन ने 2 टेस्ट और 14 एक रोज़ा मैचों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद हुसैन क्रिकेट के हलकों में हुसैनी के नाम से जाने जाते थे। वो काफ़ी अरसे से जिगर और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। पीर की सुबह वो खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने पसमानदगान में बेवा, एक बेटे और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज़, कामरान अकमल समेत क्रिकेटर्स और साबिक ICC टेस्ट अंपायर मियां मोहम्मद असलम ने मोहम्मद हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर मोहम्मद हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद हुसैन का इंतकाल इंतहाई दुख की बात है, ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक है। काउंटी क्रिकेट सीज़न 2022 में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इस वक्त एक्शन में हैं और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह ग्लॉस्टरशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए 11 टेस्ट मैचों में 39.19 की औसत से 26 विकेटें हासिल कर रखी हैं टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह ने, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं UK से। नसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और ग्लॉस्टरशायर के लिए आप खेल रहे हैं, पहला मैच आप नॉर्थम्पटनशायर के ख़िलाफ़ खेले और ये मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ, जहां आपने 11 ओवर किए, 1 मेडन और 41 रन देकर आपने एक खिलाड़ी को आउट किया। फर्स्ट इनिंग में आपने बॉलिंग की, लाहौर दूसरी इनिंग में आप बॉलिंग करने के लिए नहीं आए, कोई ख़ास वजह? जी, असल में जब मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला था लाहौर में, तो उसके बाद मेरे थोड़ा सा शोल्डर स्टिप हुआ था। तो यहाँ पे आके ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं फ़ौरन मैच खेला क्योंकि इतने दिन नहीं थे वहाँ पे, तो थोड़ी सी स्टिफनेस वगैरह हुई थी। तो फिर इनको मैंने बताया, इन्होंने कहा कि इस पर कोई अभी रिस्क ना लो क्योंकि आगे भी इम्पोर्टेंट मैचेस हैं। तो इन्होंने कहा कि एक आधा मैच रेस्ट करके जो आगे मैचेस आ रहे हैं, ब्लास्ट भी है, उसके बाद भी मैचेस हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे रेस्ट करो। डॉक्टर ने ये मशवरा दिया, मैंने कहा ठीक है। तो अगले जो मैचेस हैं इंशाल्लाह वो खेलें। तो नसीम, अगला मैच आप ग्लॉस्टरशायर के लिए नहीं खेलेंगे जो कि जुमेरात से शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो मैच होगा वो खेलेंगे आप? जी जी इंशाल्लाह। तो नसीम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए आप कुछ करीबन 14 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तारीख़ी सीरीज़ में। पिंडी टेस्ट मैच आप खेले, कराची टेस्ट मैच आप खेले नहीं, फिर उसके बाद आपकी टीम में वापसी हुई, लाहौर टेस्ट मैच आप खेले। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ग्लॉस्टरशायर के लिए आप इंग्लिश सीज़न खेल रहे हैं और थोड़ी सी स्टिफनेस, जैसे आपने कहा कि शोल्डर में थी और आपने मैनेजमेंट के साथ ये गुफ्तगू की, तो आप बहुत कम उम्री में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आए, तो ये चीज़ आपके लिए कितनी अच्छी है कि जहां आपने सोचा कि थोड़ा सा बॉडी जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, आपने अपनी मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने आपसे कहा कि ठीक है आप आराम कर लीजिए, तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं, कितना आपका हौसला बढ़ा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि काफ़ी देर से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मुसलसल, और मुझे इतना रेस्ट मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि इसमें मैं ज़रा ट्रेनिंग वगैरह दोबारा करके थोड़ी सी बॉडी को जो रिकवरी चाहिए होती है, क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ में CBL खेला हूँ, उसके बाद फ़ौरन आके यहाँ पे डोमेस्टिक सीज़न खेला हूँ, उसके बाद A टीम का टूर था श्रीलंका पे, वो खेला हूँ, वहाँ से आके सीधा मैं बांग्लादेश चला गया हूँ टेस्ट मैचेस में, वहाँ पे भी काफ़ी मैंने बॉलिंग की और वहाँ से आके तो फिर PSL खेला हूँ, PSL के फ़ौरन बाद जाना ये टेस्ट मैचेस आ गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैचेस बहुत ज़्यादा आगे। T20 ब्लास्ट भी आ रहा था, 100 बॉल भी है और ये भी मैचेस ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने
यही सोचा कि अभी ये बेहतर रहेगा क्योंकि मैचेस ज़्यादा हैं और इतना बड़ा मसला नहीं है तो ये बढ़ना जाए, तो इस वजह से इन्होंने रेस्ट दिया। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि इन्होंने इतना समझा, और मैं तो चाह रहा था कि मैं दूसरे इनिंग में बॉलिंग करूं, लेकिन इन्होंने सोचा कि आगे इम्पोर्टेंट मैचेस हैं तो आप उसमें करेंगे। तो मेरे लिए अच्छा है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा इसमें ट्रेनिंग वगैरह और कर लूँगा और इंशाल्लाह फिर आगे मैचेस खेलूँगा। नसीम, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हिस्टोरिकल सीरीज़ थी जो पाकिस्तान में 24 साल के बाद मुनक्किद हुई, हमने आपको एक बिल्कुल अलग रूप में देखा। 2 टेस्ट मैचों की 3 इनिंग में 64 ओवर, 18 मेडन, 170 रन, 6 विकटें, 28.39 की औसत से आप हासिल करने में कामयाब रहे। और वो नसीम जो कम उम्र में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आया था, 14 महीने के बाद जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने समझने के बाद संजीदगी के साथ आप बॉलिंग करते हुए नज़र आए। तो ये अचानक आपकी बॉलिंग में इतनी तब्दीली, कोई ख़ास वजह? देखिए ये भाई ऐसे ही है कि जितने इंसान से गलतियां होती हैं इससे इंसान सीखता है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ने मुझे इतनी कम उम्र में इतना इज्जत दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किल चीज़ें मैंने इतने कम एज में देखी हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे मैं बहुत सीखा हूँ और मैं बहुत उससे स्ट्रांग हुआ हूँ कि काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं कि जब इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस टाइम पे क्या करूं और क्या नहीं करूं, बड़े मुश्किल चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें बताने वाली भी नहीं होती कि मेरे साथ काफ़ी मैं स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के जब मेरा डेब्यू था उसके बाद, और उसके बाद मुझे काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं। उसके बाद आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और आप जो है ना वापस कमबैक करते हो, और ये प्रेशर मैचेस कोई आसान नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि इंसान जितनी गलतियां करते हैं या जितना उस पर मुश्किलात आते हैं तो उससे सीखता है, और मैं उससे काफ़ी सीखा और काफ़ी स्ट्रांग हुआ इस चीज़ से कि जितने मैंने मुश्किल टाइम देखा। और आगे भी ऐसा ही है कि मैं सीखता रहूँगा। इंसान से गलतियां भी होती है लेकिन कोशिश यही है कि अपने फिटनेस और अपनी चीज़ें को ऐसे ही रखूँ, और जो चीज़ें गलतियाँ की हैं और जो फिटनेस में रही हैं उससे काफ़ी बेहतर करूँ। नसीम, आपने जिस तरह कहा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मुंतखब हुए, इंग्लैंड गए, मुसलसल खेले, न्यूजीलैंड जाकर खेले, लेकिन उसके बाद अचानक आपको डिस्कार्ड कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट से, और एक लम्हे को ऐसा लगा कि जनाब नसीम शाह शायद अब पाकिस्तान से दोबारा खेल नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी अनथक मेहनत एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में ना सिर्फ आपको वापस लेकर आई, बल्कि हमने एक बड़े अलग रूप वाले नसीम शाह को देखा जो तेज़ गेंद डाल रहा था, जो बैट्समैन को चैलेंज कर रहा था। मुझे ज़रा मुख्तसर तौर पर ये बताइएगा कि ग्लॉस्टरशायर का ये मुआहिदा कैसा हुआ और आपके करियर के लिए ये मुआहिदा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि जो बॉलर इंग्लैंड में जाकर काउंटी क्रिकेट खेलता है वो बहुत कुछ सीख कर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं आया और इन लोगों के साथ मैं पहला मैच खेला और आके मिला और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है और जिस तरह ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक टोटली डिफरेंट लगा ये सारी चीज़ें, जिस तरह ये प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और जिस तरह प्लेयर को ऐसे लगता है जैसे डिफरेंट बिल्कुल उसमें आ गया हूँ। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को भी मिलती हैं बड़ी ज़बरदस्त। इनके जब मैं पहला मैच खेला हूँ तो इनके साथ फील्डिंग में जाके जिस तरह ये लोग सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें सीखूँ और काफ़ी सीनियर प्लेयर भी हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं 100 बॉल में जाके खेलूँगा, जो कि इतने बड़े प्रेशर के मैचेस जितने भी लीग होते हैं आप खेलते हैं, तो आप बड़े प्रेशर मैच जब खेलते हैं तो जाहिर है आपकी बॉडी और अच्छी हो जाती है और आपकी प्रेशर में आदी हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं यहाँ पे आके ये भी खेलूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह 100 बॉल खेलूँगा, तो मेरे करियर के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, ज़रा यहाँ ठहरिएगा क्योंकि हमने नसीम शाह से बात की थी और इनको हमारे साथ वीडियो लिंक पर आना था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं भूल गया था, दोस्त मुझे बाहर लेकर चल गए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फ़ोन पे ही आ जाइए। तो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आखिरी 4 टीमों में तो शामिल नहीं हो पाई, लेकिन नसीम शाह ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और एक बिल्कुल अलग नसीम शाह हमें लगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में 10 मैच 38.1 ओवर 14 विकटें 5 for 20 बेस्ट बॉलिंग अगेंस्ट कराची किंग्स 8.02 इनका इकॉनमी रेट। जी नसीम शाह साहब, आपकी नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग के खिलाफ
20 रन के बस 5 विकेट की परफॉर्मेंस हमने देखने वालों के साथ शेयर की, और यहाँ पर होता यह है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो अगर मैं आपसे जाते जाते ये पूछूं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 आपके क्रिकेटिंग करियर में कितना टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले भी आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद आपको टेस्ट टीम में कॉल किया गया, आप पिंडी टेस्ट मैच भी खेले, लाहौर टेस्ट मैच भी खेले, और अब एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आपकी मुकम्मल वापसी हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए खेला हूँ और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा मोमेंटम बना कि वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और टीम के लिए मैंने सेमीफाइनल और फाइनल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम फाइनल जीते हैं। और उसके बाद एक वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो बाहर कभी खेला उससे मैं सीखा हूँ, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने इंसान से गलतियाँ होती हैं और जो चीज़ें तो डे बाई डे सीखते हैं। और PSL मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वाइट बॉल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बात करते हैं ज़्यादातर कि वाइट बॉल बॉलर, या मैं इसमें ये समझता हूँ कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। जब इंसान ये सोचें और ये बिलीव हो कि मैं कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ, तो काफ़ी मैंने वाइट बॉल में काम किए अपने लाइन लेंथ पे और अपने वेरिएशन पे, और यॉर्कर्स वगैरह जितने भी हैं मैंने इस पे काफ़ी काम किया, और मैं समझता था कि मैं PSL में अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, बस एक टारगेट रखा हुआ था और अल्लाह ने इसमें कामयाब किया। नसीम, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी नई ख्वाहिशात आपके लिए कि ग्लॉस्टरशायर के लिए आपका यह सीज़न कामयाब रहे और आप यूं ही दमकते रहें, चमकते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट की इसी तरह खिदमत करते रहें। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, और एक ज़माना था कि पाकिस्तान के दामन में वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन गेम, चैम्पियंस ट्रॉफी और अनगिनत लातादाद एजाज़ात थे, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का दामन न सिर्फ एजाज़ात से खाली है, बल्कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में पहली 15 टीमों में भी शामिल नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का ख़जाना एक बार फिर हमेशा की तरह खाली है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इस साल इंडोनेशिया में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, जिसको वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड कहा जा रहा है, उससे पहले टीम को यूरोप भेजने का फैसला किया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने तौर पर अपने तय पाकिस्तान हॉकी टीम को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से हम आहंग करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अपने ही फैसलों के हवाले से अपने ही लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ बकौल शायर के दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी 6 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसको लीड कर रहे हैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के कप्तान ओलंपियन मंजूर जूनियर, और इस सिलेक्शन कमेटी में कई बड़े नाम मौजूद हैं, और आज उन्हीं में से एक नाम हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, 1980 से 1988 तक पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी खेलने वाले, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक टीम के फातेह खिलाड़ी, पाकिस्तान हॉकी टीम के सेंटर हाफ की हैसियत से खेलने वाले ओलंपियन अयाज महमूद, जिनके वालिद पाकिस्तान के लिए 1948 और 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भी खेले। तो कहा जा सकता है कि अयाज महमूद के लिए हॉकी का खेल अगर ख़ानदानी खेल है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और अयाज महमूद साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी आप बराजमान रहे, और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी में आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं ओलंपियन मंजूर जूनियर, उन्होंने खुद अल्लाह में बगावत बुलंद कर दिया है, या उन्होंने हकीकत पे से पर्दा उठाया? पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ उन्होंने सिलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप देखिए और फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट करनी होती है, बंदे सेलेक्ट करने होते हैं, कैंप ज्वाइन करना होता है, लेकिन आगे जो हमने जिसको देनी है उनका किरदार, जिनके पास महीना 2 महीने टीम रहनी है, उन्होंने उसके साथ क्या किया हम लोगों के साथ। आप उसमें ब्लेम आप सिलेक्शन कमेटी को नहीं देंगे ना। सिलेक्शन कमेटी आपको ये कह रही है कि यार ये बंदा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको क्यों नहीं खिला रहे आप, जब वो एक कैंप में बंदा है। प्रॉब्लम ये है ना कि जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं हैरान परेशान होता हूँ कि अगर इस तरह के जो एटीट्यूड अगर होगा तो फिर पाकिस्तान की हॉकी जो है, ये डिपार्टमेंट की हॉकी या कहाँ जाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये चीजें जो ना ये बंद होनी चाहिए, ये वाली लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ओलंपियन अयाज महमूद साहब? लाइकिंग डिसलाइकिंग
अगर सिलेक्शन कमेटी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं कर रही तो बेंच पे बैठे हुए कौन लोग हैं जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का खेल खेल? मैनेजर, कोचेस हैं। और ये हम अपनी रिजर्वेशंस ऑलरेडी बता चुके थे मंजूर जूनियर साहब को कि हमें फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करते हैं, जिसमें 3-4 लड़के थे जिसको हम कह रहे थे कि ये लड़के जो हैं अब ये अपनी पीक जो है गुजार चुके हैं, हमें यंगस्टर्स इसके अंदर जो है ना टीम के अंदर इंडक्ट करने चाहिए कि ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम वही पिछले 7-8 साल से जो लड़कों को लेके चल रहे हैं और कंटिन्यूशन में लेते जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस टूर्नामेंट में वो जाते हैं हर कोच मैनेजर ये कहता है जी कि ये लड़के सबसे अच्छे हैं, पता लगता है वहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो होती है। तो इस दफ़ा हमने ये किया था कि हमने कहा कि ये 4 लड़के जो हैं, ये 4 लड़के आप ना लेके जाएं, इनकी जगह आप यंगस्टर्स लेके जाएं जो हमारा फ्यूचर है। बट अगेन वहाँ पे कोच आए, उन्होंने कहा कि जनाब अली हमें ये 4 लड़के इनके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो हमने मंजूर जूनियर साहब को ये कहा था कि सर ये इस तरीके से टीमें नहीं बनती, जहाँ हमारी रिजर्वेशन है, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है ऑन द फील्ड हमें उसको कंसिडर करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेले भी और जो पाकिस्तान का फ्यूचर भी हो। हम उन्हीं पुराने लड़कों को लेते हैं, जो कोच आता है वो कहता है जी हमें तो यही चाहिए। अब वहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग जो मंजूर जूनियर साहब का कहना है, वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं। जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने मंजूर जूनियर को बताई थी कि सर इस तरीके से नहीं चलेगा काम, अगर ये कंटिन्यूएशन में चलता रहा तो जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है इसी तरीके से आता रहेगा। ओलंपियन अयाज महमूद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ओलंपियन मंजूर जूनियर की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। ना इधर ना उधर, ना राइट ना लेफ्ट। उन्होंने कहा है कि जो कह रहे हैं चीफ सेलेक्टर ये हमारी ज़बान है। लेकिन दूसरी तरफ अयाज महमूद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपके लिए कोई नई नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर बड़े अच्छे आपके मरासिम हैं और आप उनके साथ बतौर सेक्रेटरी कुछ अरसे के लिए खिदमत भी अंजाम देते रहे हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान हॉकी को अपने पाँव पर खड़ा करने की ज़रूरत है और डेफिनेटली आप लोग को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले रहे जिस पर मैं ये कहूँ कि जना पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इख्तियारात की जंग है। और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब या ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो सेक्रेटरी के ओहदे पर मौजूद हैं, अब अगर उनको इसमें क्या मसाइल हैं, अगर 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, बड़े नाम हैं आप पाकिस्तान हॉकी के, तो कभी आप लोगों की उनके साथ मुलाकात नहीं हुई? आपने कभी उनके साथ अपनी रिजर्वेशन शेयर नहीं की? या पहले तो मैं कह दूं कि हम लोग बगैर किसी पैसे के हम काम कर रहे हैं। हम पैसा कोई नहीं लेते फेडरेशन से, ये हम बेलॉस खिदमत है सिर्फ हॉकी के लिए। तो सर सेक्रेटरी साहब भी यही कह रहे हैं, मैनेजर साहब भी यही कह रहे हैं, हम भी मुफ्त में काम कर रहे हैं। हम कोई पैसा नहीं लेते और ये ऑन रिकॉर्ड है, हम कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, जब हम ट्रायल्स के लिए जाते हैं उसमें हमारी होटल अकोमोडेशन वगैरह 7,000 रुपये पर डे, वो हमारी, अगर हमने होटल ले लिया तो वो फेडरेशन पे करेगी, अगर नहीं लिया तो पैसे हमें दे देते हैं। दैट्स इट। हमारी मंथली कुछ नहीं है, हमें और कोई पैसे नहीं मिलते। आपने इस टीम में जो इंडोनेशिया की एशिया कप के लिए जा रही है, ढाका से यूरोप तक के सफ़र में आपने सिर्फ एक खिलाड़ी को जहाज़ से उतारा है और वो है गोलकीपर मज़हर। इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ने क्या कहा, पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आपसे भी आपकी राय पूछता हूँ। नहीं, आप अकेले मज़हर को तो आप ब्लेम नहीं दे सकते। मैंने तो आपको कहा कि डीप डिफेंस और मिडफील्ड ये सारे बीच में है। अगर मज़हर जितना जिम्मेदार है उतने वो डीप डिफेंस वाले भी हैं। देखें ना कि मज़हर सबसे लास्ट पर्सन है, उससे पहले आपके डीप डिफेंस आती है, फिर मिडफील्डर आते हैं। ये इनसे हो के बाद मज़हर के पास गया ना, आप उसको नहीं केले को कैसे दीजिए कि वो जिम्मेदार है। मैंने तो लेकिन ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, सारा शिकस्त का जो मलबा है, हार जो है वो तो मज़हर को पहना दिया गया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आखिरी टाइम पे उनके पास गेंद जाती है, सिर्फ वही ड्रॉप हुए, बाकी तो सारे वही लड़के। नहीं जय भाई, देखिए मेरी बात सुने, ये जो मलबे वाली जो बात है ना, वो मलबा, पहली बात ये है कि मेरी जो हमने जो हॉकी खेली है, जो देखी है, जब आपकी टीम 22 से टूर्नामेंट खेल के आती है, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो टीम का कोच और मैनेजर जो है ना वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को भेजते हैं कि जी ये टूर्नामेंट खेले हैं, ये लड़कों की परफॉर्मेंस है, और वो सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसकी जो कॉपी है या वो मुशावरत करते हैं, बुलाते हैं अपने पास चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसके ऊपर मैं आपको कोई कमेंट करूं। ओलंपियन मंजूर जूनियर ये कह रहे थे, जो कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं,
कि एक रिपोर्ट होती है हर दौरे के बाद जिसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा हमने तो वो रिपोर्ट ही नहीं देखी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और सिर्फ इसकी नहीं है, जब जूनियर वर्ल्ड कप हम हारे हैं तो उसकी भी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक आया है कि दानिश कलीम ने कहा जी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जी मेरी गलती है, दैट्स इट। इतनी बड़ी रिपोर्ट दे दी उन्होंने सिर्फ ये, और न्यूज़ चैनल पे उन्होंने कहा कि जी मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दैट्स इट। ये तो कोई रिपोर्ट ना हुई। रिपोर्ट उसकी हर प्लेयर की एक अलग रिपोर्ट होती है कि इसने हर मैच में क्या परफॉर्म किया। अगर वो रिपोर्ट नहीं आती है सिलेक्शन कमेटी के पास तो सिलेक्शन कमेटी क्या जज करेगी? क्योंकि आपकी जो जूनियर टीम है वो ये सीनियर बननी थी, तो जब रिपोर्ट ही नहीं है तो हम क्या टीम सेलेक्ट करेंगे? खजाना खाली है अयाज महमूद साहब, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके पास मंसूबों का भी फुकदान दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एक प्लानिंग होती है। अगर मैं एसोसिएट सेक्रेटरी था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर 2019 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पूरे साल का एक कैलेंडर दे दिया था फेडरेशन को कि जी इस महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा, कैंप्स लगेंगे, इस तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, और स्पॉन्सर ना होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जो हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हर स्पॉन्सर आके वो सबसे पहले तो फेडरेशन क्रेडिबिलिटी देखता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है। आप कह रहे हैं मौजूदा फेडरेशन जिसको आसिफ बाजवा साहब रन कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं है? सर अगर कोई आपके पास आ नहीं रहा, अभी रिसेंटली कोई 2 मेरे ख्याल है एक ग्रुप आया है इनके पास जो जिन्होंने कहा है कि हम लीग कराएंगे। आई होप कि वो लीग हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। मेरा ख्याल है दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान हॉकी, अगर हो जाती है सही तरीके से। ओलंपियन अयाज महमूद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सेंटर हाफ की हैसियत से पाकिस्तान के लिए 1980 से 1988 तक बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी खेले, और अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और खेलों की दुनिया पर पाकिस्तान के हवाले से इनकी बड़ी गहरी निगाहें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कौमी खेल हॉकी कब बेसाखियों से निकल कर अपने पाँव पर खड़ा होगा? अयाज महमूद साहब के कुछ कलमात आपने सुने, मामला बड़े गंभीर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याया। जब तक मफादात के हुसूल की जंग जारी रहेगी, ये जो ओलंपियंस कहते हैं अपने आप को हॉकी से मुखलिस हैं, सारे ओलंपियंस नशिस्तों से मुखलिस हैं। आसिफ बाजवा दूसरी बारी ले रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। 18वें नंबर पर पाकिस्तान की हॉकी टीम है, और 6 साइड टूर्नामेंट के लिए इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है कि बैरून मुल्क चले जाएं या खुद भी जाएंगे। पैसे कौन देगा? अभी मैं अयाज को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इन पे एतबार ही नहीं करता। आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तो इनको क्वालिफाइंग राउंड के लिए, तो इनको जावेद आफरीदी साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जो चीज है ये हम आपको दिलाएंगे। तो जब एतमाद ना हो वो लोगों का, और जब अकरबा परवरी उरूज पर हो, जो कैंप लगता है, अयाज तो सिलेक्टर इनसे पूछे कि उस कैंप में जो है 5 गोलकीपर्स थे और उनके लिए 4 गोलकीपिंग कोच लगा दिए गए। कैसे लग सकते हैं ये? इसका मतलब है आप दोस्ती यारी को निभा रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब को चाहिए वो अब सियासत में हिस्सा लें। वो इलेक्शन भी लड़े थे, और दिलचस्प बात ये कि पहले ख्वाजा आसिफ साहब के इलेक्शन कैंपेन में वो आगे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। पीटीआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उसके कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो गए। मेरे ख्याल में सियासत में वो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हॉकी का पीछा छोड़े या वरना हॉकी इसी तरह से रुस्वा होती रहेगी। तो ओलंपियन अयाज महमूद साहब, अब हम क्या उम्मीद करें? क्योंकि हमने ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब से जब ये पूछा कि आपको 4 पहली टीमों में आना है अगर आपको वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गैर मुल्की कोच को लगाकर लाखों रुपए खर्च करके आप नताइज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल सही कहा। पिछले 2 साल में आपने कितने कैंप्स लगाए, तो क्या आपने फिट नहीं किए? एक्मन तो अब आया है, मेरे ख्याल 3 महीने हुए, तो पिछले 2 साल में हमने क्या किया है? आपके कोच मैनेजर्स तो वही थे, ख्वाजा जुनैद थे, वो लुक आफ्टर कर रहे थे, उनके साथ कोई ट्रेनर्स थे वो लुक आफ्टर कर रहे थे। तो फिर हमने 2 साल हमने टाइम ज़ाया किया। और बीइंग एन ओलंपियन, मेरा ख्याल है कि मैं तो वैसे भी अगेंस्ट हूँ कि कोई फ़ॉरेन कोच आके आपके लड़कों को ट्रेन करे। आपके अपने लोग क्या इस काबिल नहीं है कि वो टीम को ट्रेन करें? और सिर्फ एक ही क्यों, जो हर दफ़ा आप आते हैं तो आप उसी को सिलेक्ट कर देते हैं कि जी यही टीम चलाएगा, यही टीम बनाएगा। नहीं, और भी लोग हैं, उनको चेक करें, दूसरे लोगों को चांस दें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप किस हद तक ओलंपियन अयाज महमूद साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? वो कह रहे हैं जूनियर टीम की हम बात करते हैं तो दानिश कलीम की तरफ हम वापस चले जाते हैं, सीनियर टीम की हम बात करते हैं तो ख्वाजा जुनैद से आगे नाम सोच रहे हैं, नाम ने सोचा है, ऐसा क्यों है?
ख्वाजा जुनैद जो है वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कोच कहते हैं। उनकी अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस उठाकर देखें पाकिस्तान हॉकी के लिए उन्होंने क्या किया एज अ कोच, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। लेकिन तो क्यों लेकर आ जाते हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब उनको घूम फिर के? उनके पास कोई गीदड़ सिंगी है, चूंकि वो लाहौर में बेस्ड है, वो हॉकी फेडरेशन के आला ओहदेदारान के खूब उनके जाकर उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं, तो गालिबन यही वजह है। वरना आप देखें ना कि और लोग नहीं है, फिर वो सियासी लोगों का भी सहारा लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सियासी लोगों का भी सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेते हैं। और फिर आप देखें कि कौन कौन आता है, राना जहीर साहब वो खाना भी वो दे रहे हैं लड़कों को, वो लड़कों के लिए किट्स भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कोई घूम फिर के एक माफिया है जो कोचिंग के ऊपर विराजमान है। ये तो सोचना चाहिए ना ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद कोकर साहब को कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। आसिफ बाजवा अपने किन किन दोस्तों को नवाज रहे हैं। बाज लोग तो कहते हैं कि वो सियालकोट की लॉबी के जो अपने लोग हैं उनको लेकर आ जाते हैं क्योंकि बाजवा का ताल्लुक सियालकोट से। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक शहर की टीम नहीं है। और पाकिस्तान टीम के लिए अगर आप कोचेस का तकर्रुर या मेरिट की बुनियाद पर नहीं करेंगे, ख्वाजा जुनैद टेलीविजन चैनल पर आके इतने बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, कहते टीम को क्वालिफाई कराया, वो तो खुशकिस्मती है कि टीमों की तादाद बढ़ गई तो हम चले गए। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता, बस ये सब कुछ खेल होता ही रहेगा इसी तरीके से जब तक यहाँ ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, उस वक्त तक ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी कोशिश रही है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश करें और आज मेरी टेलीफोन पर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे बराह रास्त ये बात की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा ओलंपियन मंजूर जूनियर ने आप पर उंगली उठाई है, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन आसिफ बाजवा पर उंगली उठाई है। आप इस बारे में आइए हमारे शो में और अपने ख्यालात का इजहार करिए। पहले तो वो राज़ी हो गए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कोच हैं एक्मैन, जिनका हॉलैंड से ताल्लुक़ है, और वो आपके शो में आएंगे और वो इन तमाम सवालों के जवाब दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि सर उन्होंने एक्मैन की तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो आपकी और ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब की बात की है। उन्होंने कहा यार भाई आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को, फिलहाल तो उन्होंने मना किया है, लेकिन मुस्तकबिल में हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और जिस तरह ओलंपियन अयाज महमूद साहब, ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब और हमारे सीनियर साफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को हम उनके सामने रखेंगे और वो क्या जवाब देते हैं। जाते जाते ओलंपियन अयाज महमूद साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी अल्फाज? मेरा ख्याल है कि सर ये टाइम आ गया है कि हमें मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के ऊपर तब्दीली की तरफ जाना चाहिए, सीनियर जूनियर दोनों तरफ जाना चाहिए और यही एक टर्निंग पॉइंट होगा। और अल्लाह करे कि हमारी लीग जो फेडरेशन ने अभी एक की है साइन, अगर वो हो जाती है तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है पाकिस्तान हॉकी टीम। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या फेडरेशन की बात कर रहे हैं? मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। टीम मैनेजमेंट की बात करें। बहुत शुक्रिया ओलंपियन अयाज महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर हमने गुफ्तगू की और पाकिस्तान हॉकी टीम यूरोप जाने से पहले सख्त मुकाबलों में अपने आप को तैयार करने से पहले फेडरेशन की सतह पर इस वक्त सख्त जो है वो जुमलों का, सख्त खबरों का सामना कर रही है और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए किस हद तक अच्छा होगा और क्या तब्दीली इससे आएगी पाकिस्तान हॉकी में, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस सवाल को यहीं छोड़े जाते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.jio न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद ज़िया हुसैन को स्पोर्ट की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।